Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about endocrine pathology from Pathoma, chapter number 15. So endocrine system क्या होता है? endocrine system हमारी जो है बॉडी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेंटेन कर रहे होते हैं बॉडी होम्योस्टेसिस को, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं बाय मींस ऑफ ब्लड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, और एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में जो कि इन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, इनके रिलीज़ को, इनके लेवल्स को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी में अप एंड डाउन लेवल्स इनके हो जाएं तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो कि इनके जो है विद इन रेंज रखता है इन हार्मोन्स को, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट मेंटेन बॉडी होम्योस्टेसिस। इसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ जाती है, लिवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, थाइमस आ जाता है, एड्रीनल आ जाता है, ठीक है। ओवरीज मेल एंड फीमेल जेनिटल गुनेड्स आ जाते हैं, ठीक है। ओवरीज एंड टेस्टिस। सो दे रिलीज हार्मोन्स दैट ट्रेवल बाय मीन्स ऑफ ब्लड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स एंड परफॉर्म फंक्शन ऑन द रिस्पेक्टिव ऑर्गन, ठीक है। So one type of gland is pituitary gland. So it is made up of two parts, anterior pituitary and posterior pituitary. So its location is below the hypothalamus. So different types of hormones are secreted by means of pituitary gland. Anterior pituitary gland, इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, इसके अलावा प्रोलैक्टिन आ जाता है, TSH आ जाता है, ACTH आ जाता है, FSH एंड LH आ जाता है। ये हार्मोन जो हैं FSH अगर होगा तो वो ओवरीज पे एक्ट करेगा, LH होगा तो वो टेस्टिस के जाके एक्ट करेगा, ACTH जो है एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा, और प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट पे एक्ट करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी ओवरऑल जो बॉडी है उसकी बोन्स और मसल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। So all of them are produced by means of anterior pituitary and they act on their respective organs. हमारे पास क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एडिनोमा भी हो सकता है, मतलब उसका ट्यूमर डेवलप हो सकता है। पिट्यूटरी सेल्स जो हैं उनका ट्यूमर डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर नज़र आ रहा है। तो फिर जिस जगह पे जो ट्यूमर होगा वो अपने जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन करवाएगा सेल्स की, ठीक है। अगर तो ये होगा प्रोलैक्टिन का ट्यूमर तो उसको प्रोलैक्टिनोमा कहेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर होगा तो ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा कहेंगे। इसी तरह अगर ACTH का ट्यूमर होगा तो ACTH सेल एडिनोमा कहेंगे। इसी तरह TSH, LH और FSH प्रोड्यूसिंग एडिनोमाज होते हैं। अब जो पिट्यूटरी एडिनोमा बना है वो फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल मींस हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जिस टाइप ऑफ सेल का वो एडिनोमा बना है वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर वो प्रोलैक्टिन जो प्रोड्यूसिंग है अगर एडिनोमा, तो प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ये उसका फंक्शनल इफेक्ट होगा। नॉन फंक्शनल क्या होता है? नॉन फंक्शनल या साइलेंट इफेक्ट क्या होता है कि इसमें हमें मैस इफेक्ट नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर है, ठीक है, अगर जो है प्रोलैक्टिन का ट्यूमर है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का अगर ट्यूमर है तो वो जो बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो नॉर्मल है उसके ऊपर जाके जो है वो कंप्रेशन करेगा, उसके ऊपर जाके जो है वो अपना मैस इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इफेक्ट होगी और हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। बाकी हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे ड्यू टू कंप्रेशन। सो ये होता है हमारे पास नॉन फंक्शनल या साइलेंट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है यहाँ पे ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे, ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे होता है, यहाँ से हमारे पास विजुअल पाथवे जा रहा होता है, तो क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है? बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। उसको जो है दोनों जो टेम्पल साइड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी टेम्पोरल साइड है, ये नेज़ल साइड है, ठीक है। अगर इसी तरह ये नेज़ल साइड है और ये टेम्पोरल साइड है ऑफ बोथ आइज, तो जो टेम्पोरल साइड की जो फील्ड ऑफ विजन है ना वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जो पिट्यूटरी एडिनोमा है वो यहाँ पे कंप्रेशन डाल रहा है इस ऑप्टिक ट्रैक के ऊपर, ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा के ऊपर, जिसकी वजह से बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया हो गया है। सो ये होता है इसका नॉन फंक्शनल या साइलेंट इफेक्ट। So what is pituitary adenoma? It is a benign tumor of anterior pituitary cells, और it may be functional और नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। जो मैंने बताया नॉन फंक्शनल क्या होगा, वो मैस इफेक्ट
प्रोड्यूस करेगा। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो सकता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा। हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकती है क्योंकि जो नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यू है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, जिस जगह का ट्यूमर है उसको नॉर्मल वाले को कंप्रेस करेगा और हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी, बाकी हार्मोन्स नहीं रिलीज़ हो पाएंगे। इसी तरह हेडेक होगा, ठीक है। जो फंक्शनल ट्यूमर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोलैक्टिनोमा कहेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा कहेंगे। इसी तरह अगर ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ACTH सेल एडिनोमा कहेंगे, और रिस्पेक्टिवली LH एंड FSH जो हैं वो एडिनोमा उनको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है कि अब प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो प्रोलैक्टिन जो है वो नॉर्मली क्या कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन ब्रेस्ट एंड इट काजेज मिल्क सीक्रेशन। इसके अलावा और इसका क्या फंक्शन होता है, ये गोनेडोट्रोपिन्स को कम कर रहा होता है, ठीक है, FSH को और LH को जो है वो कम कर रहा होता है। इसीलिए जो हमारे पास लैक्टेटिंग वूमेन होती हैं, ठीक है, उनमें एमिनोरिया होता है, उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है। सो इट प्रेजेंट एज ग्लेक्टोरिया एंड एमिनोरिया, ठीक है, फीमेल्स में। और मेल्स में क्या होगा, हेडेक होगा और डिक्रीज लिबिडो होगी। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा। ये MCQ पॉइंट है, आपने याद रखना है। इसके लेवल्स जो हैं वो डोपामीन मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में डोपामीन के लेवल्स कम हैं तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो इसका ट्रीटमेंट फिर हम क्या करते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कार्बिगोलिन, ताकि प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है, या फिर सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ने एक तो बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ करवानी होती है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। देन इसने क्या करवाना होता है, इंक्रीज़ करवाना होता है साइज़ ऑफ सेल्स, हाइपरट्रॉफी करवाता है। इसके अलावा जो है ये हाइपरप्लेजिया भी करवाता है, नंबर और साइज़ दोनों सेल्स के इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। बोन लेंथ और मसल जो है मैस इसको ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा इंक्रीज़ प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज़ करवाता है फैट ब्रेक डाउन। इसी तरह ग्लाइकोजन, वेरी वेरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसने क्या करना है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवानी है, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज की सिंथेसिस ज़्यादा करवाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज जो है वो लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलाइटिस हो सकती है, और इसका फंक्शन जो है वो इट इज़ इंसुलिन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो 1 होता है, इंसुलिन हमारा ब्लड ग्लूकोज कम करना होता है ना, तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। तो इंसुलिन का फंक्शन जो है ये इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। सो व्हाट इज़ ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा। सो इट causes gigantism in children and acromegaly in adults। बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से जाइजेंटिज्म जो है कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसमें क्या, इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और एक्रोमेगैली इन एडल्ट। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि इनलार्ज हो जाते हैं जो बोन्स होती हैं हैंड्स की, फीट की और जा की। ये देखें आपको इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो जा होता है ना, ये आगे को प्रोट्रूड करता है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाती है। और इनलार्जमेंट ऑफ बोन ऑफ नोज़ ये भी हो जाती है, ठीक है। और जो विजुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी इनलार्जमेंट हो जाती है। So, because of its effect on liver gluconeogenesis, secondary diabetes mellitus is often present, and it is diagnosed by elevated growth hormone and insulin growth factor 1 levels along with lack of growth hormone suppression by oral glucose। अब ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, उनको ओरल ग्लूकोज देते हैं ताकि ये देखने के लिए कि उनको जो है ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा है या वैसे ही है, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना, जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज़्यादा हैं तब ग्लूकोनियोजेनेसिस उसने करवाई और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवा दिया, हमने बाहर से ग्लूकोज दिया तो उसको इनहिबिट हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, सप्रेशन नहीं होती बाय मीन्स ऑफ ओरल ग्लूकोज। तो इससे हमें जो है पता चलता है कि ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा है। सो ये बात होती है सारी। देन ट्रीटमेंट इसका क्या करते हैं,
हम सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं जो कि सप्रेस कर देता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ को। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर पे जाके जो है एक्ट ही ना करे या फिर सर्जरी कर सकते हैं। देन ACTH सेल एडिनोमा जो है वो ACTH सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। सिमिलरली TSH, LH एंड FSH प्रोड्यूसिंग एडिनोमास भी होते हैं लेकिन ये रेयर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है, जो कि लैक्टोरिया और एमेनोरिया करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब इसमें क्या होगा कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी ऑफ हार्मोन बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स, ठीक है। और ये कब होता है? जब हमारे पास 75% जो है पिट्यूटरी पेरेन्काइमा लॉस्ट हो जाता है। और इसके काजेज़ क्या हैं? एक तो पिट्यूटरी एडिनोमा, मैंने कहा था जब पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो वो जिस सेल का एडिनोमा है वो नॉर्मल वाली पिट्यूटरी पे ऊपर जाके नॉन फंक्शनल या साइलेंट फैक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से जो है बाकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी और हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी। ये एडल्ट्स में होता है। और चिल्ड्रन में क्या काज होती है? क्रेनियोफ्रिंजियमा, ठीक है, ड्यू टू मैस इफेक्ट और पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी। देन एक कंडीशन होती है शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाती है ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना उसका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब जब उसका साइज़ डबल हो गया है तो उसको ब्लड सप्लाई भी तो ज़्यादा चाहिए ना। लेकिन क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वो ब्लड जो है सप्लाई नहीं जाती पिट्यूटरी को, नॉर्मल तो जितनी जानी है ज़्यादा ही नहीं जा रही, ठीक है, ना ज़्यादा जा रही है, नॉर्मल से भी कम जा रही है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई। लेकिन उसको तो डबल सप्लाई चाहिए, उसकी तो साइज़ जो है वो इनलार्ज हुआ हुआ है। उस वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी है ना उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है। सो दिस इज़ शिहान सिंड्रोम। अब प्रेजेंट कैसे करेगा? ठीक है, पुअर लैक्टेशन होगी, ठीक है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई नहीं जा रही तो फिर वो हार्मोन प्रोडक्शन भी नहीं होगी ना, तो पुअर लैक्टेशन होगी, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड फटीग होगी। देन एम्प्टी सेलर सिंड्रोम है कि इसमें क्या होता है कि कंजेंटल डिफेक्ट होता है सेला का। सेला क्या है? जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट, जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है उसको हम सेला कहते हैं, ठीक है। देन क्या होगा? हर्निएशन और रेटिनाइड। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो रेटिनाइड और CSF है ना वो उसमें सेला में आ जाता है और कंप्रेस करता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता ही नहीं है सेला में, ठीक है। और देन पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एब्सेंट, एम्प्टी सेला होता है वो जो कि हमें इमेजिंग पे नज़र आता है। सो दिस इज़ एम्प्टी सेला सिंड्रोम। ये आपको जो है वो सेला नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पिट्यूटरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि हर्निएशन होती है, हर्निएशन ऑफ रेटिनाइड, इस तरह से CSF और रेटिनाइड मैटर आता है और इस पिट्यूटरी के ऊपर आके जो है वो कंप्रेशन करता है जिसकी वजह से ये पिट्यूटरी जो है ये लॉस्ट हो जाता है और सेला सिर्फ रह जाता है, ठीक है, एम्प्टी सेला रह जाता है, पिट्यूटरी इस तरह लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू कंप्रेशन बाय मींस ऑफ हर्निएशन ऑफ रेटिनाइड एंड CSF। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।